यूपीएससी टॉपर्स या तो उस देश को बना सकते हैं या लूट सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेजर किया जाता है उनके मॉरल से, ना कि उनके मार्क्स से। ये शब्द थे रिटायर्ड जज नरीमन के। और इनके बाद, जस्टिस नरीमन के बाद, आज हम इस कॉन्टेक्स्ट पे बात क्यों करें? एक रीसेंट केस सामने आया है जहां एक यंग आईएएस ऑफिसर, जो कि नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया के लिए एक होप की तरह देखे जाते थे, वो रंगे हाथों पकड़े गए 10 लाख की रिश्वत लेते हुए। कौन है ये ऑफिशियल, क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और कैसे एथिकल एस्पेक्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए, क्या हमें इस चीज से सीखने की जरूरत है और क्या चीजें बदलने की जरूरत है। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। और पहली बात, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नाम से क्लियर है, धीमन चकमा। पहले कहां से पैदा हुए ये, क्या जीवन रहा इनका? तो असल में एक सेलिब्रेटेड, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कहे जा सकते तो ये कहे जा सकते, क्योंकि इनकी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत छोटे से इलाके से हुई, जो आप मैप पे देखेंगे तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। त्रिपुरा का एक छोटा सा गांव, यहाँ आपको दिख रहा है कंचनपुर, यहाँ अगर हम और आए तो यहाँ कंचनपुर में पैदा हुए। वहां से वो निकले और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी की एनआईटी से। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने पिछड़े बैकग्राउंड से आने के बावजूद या इतनी गरीबी में रहने के बावजूद, ऐसे इलाके से आने के बावजूद इंजीनियरिंग पूरी करते हैं। न सिर्फ इन्होंने वो किया, बल्कि इन्होंने बहुत कम एज में पहले यूपीएससी क्रैक किया और बन गए एक आईएफएस ऑफिसर। अगले साल दोबारा तैयारी की और आईएएस भी बने, अपने मार्क्स में सुधार किया। ये दिखाता क्या है कि उनके अंदर वो ज्वाला थी और उनसे कई स्टूडेंट इंस्पायर हुए, कई लोगों ने उन्हें फॉलो किया, कई एस्पिरेंट्स अपना आदर्श मानते थे। पर रिसेंटली एक ऐसी चीज होती है जिससे सब शॉक में आ गए। चीज क्या हुई कि वो पकड़े गए 10 लाख की रिश्वत लेते हुए उड़ीसा के कालाहांडी में। अभी सब कलेक्टर की तरह कार्यरत हैं। इनके खिलाफ कंप्लेन मिलती है एक बिजनेसमैन से, तो उड़ीसा का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो पहुंचता है इनके रेजिडेंस। वहां ये 10 लाख की इंस्टॉलमेंट अपने करप्शन की लेते हुए पकड़े जाते हैं रंगे हाथों। फिर इनके बाद इनके रेजिडेंस की पूरी छानबीन होती है, जहां 40 लाख से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 47 लाख रुपीज कैश में बरामद होते हैं। अगेन जो शोकेस करता है कि एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक इंस्पिरेशन रहा पूरे देश के लिए, हाउ कैन इन अ सच शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्सन कैन चेंज इनटू समथिंग लाइक दिस। क्या हमारे सिविल सर्वेंट्स जो तैयारी करते हैं, तो जब ट्रेन हो रहे होते हैं, जब अपनी सर्विस में जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी रह जाती है, या फिर क्या उनका पे स्केल इतना कम है कि वो करप्शन किए बिना सस्टेन नहीं कर सकते? यंग सिविल सर्वेंट जो कि इतने ज़्यादा सेलिब्रेटेड हैं, जब ऐसे केस में सामने आता है, ऐसे केस में उनका नाम सामने आता है, तो ऑब्वियसली सभी को निराशा होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो चमकता सितारा था, अचानक से बिल्कुल अब एक ब्लॉट की तरह देखा जाएगा ब्यूरोक्रेसी की। पर क्या इंडिया को ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करने की, जिससे हम गवर्नेंस में ऐसी चीज़ों को कम कर पाएँ, करप्ट प्रैक्टिसेस को कम कर पाएँ, करप्शन को कम कर पाएँ और क्लियरली देख पाएँ कि क्या रियलिटी है। किस तरह से वो चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, कैसे करप्शन कम हो सकता है। अभी ये केस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ये न्यूज़ रिपोर्ट है जहाँ उन्हें ऐसा अभी तक अरेस्ट किया गया, आई थिंक। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ ये जो है वो मुजरिम है, बट दिस इज व्हाट हैव बीन रिपोर्टेड। और अगर ये सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो बार बार हम ये देखते हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स अक्सर करप्शन के जाल में फंसे रहते हैं, अरेस्ट होते हैं। तो क्या ज़रूरत है, कहाँ पर हम चेंजेस ला सकते हैं, ज़रा इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में, यानी ताकि वो ऐसा कैश उनके घरों से जो बरामद होता है वो ना हो और लोग एक एथिकल कंडक्ट करें। इसके बारे में बात करेंगे, त्रिपुरा के इस केस के बारे में बात करेंगे। उन्हें उड़ीसा के इलाके से अरेस्ट किया गया जहां ये कार्यरत थे। लेकिन जब वो करप्शन में इन्वॉल्व हुए तो क्या भारतीय व्यवस्था में, भारतीय जुडिशरी में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन नहीं है कि इनको कैसे रोका जाए? तो उसको लेकर भारत में कई सारे प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल लोकयुक्त एक्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, सीवीसी, आरटीआई, जिसके तहत आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कोई भी अगर ऑफिशियल ऐसे किसी काम में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो फिर क्यों आखिरकार हम इसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जब आपकी मॉरल करप्टेडनेस, जब आप मॉरली करप्ट पाए जाते हैं, जब आपके एक बेसिक मॉरल डिके की बात होती है, तब सवाल आता है कि आप इसको कैसे सुधारेंगे। यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है एक मॉरल डिके। जब तक हम इस मॉरल डिके से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम चीजों को आगे लेके नहीं जाएंगे। मॉरल डिके कैसा है? कि मॉरल डिके है कि जहां हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स जो काम करते हैं, क्या वो ओथ बार बार लेते हैं या एक बार लेकर खत्म करते हैं?
या दुनिया में बाकी देशों में जहां ब्यूरोक्रेट हैं वहां पर क्या करप्शन के लिए जितने लॉज हमारे देश में उतने ही लॉज हैं, फिर भी वो क्यों हमसे ज़्यादा कम करप्ट पाए जाते हैं? क्यों इंडिया से कम करप्शन बाकी देशों में है? तो क्या ऐसी और प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? ऐसा केस स्टडी अगर हम देखें तो क्या भारतीय सिविल सर्वेंट्स जब ट्रेन हो रहे होते हैं तो क्या उनके लिए ये प्रोटोकॉल होता है या उनको इवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी ये सिखाया जाता है कि कैसे वो इन केस ऑफ अ ब्राइब जब उनको ऑफर की जाए तो उसको मना करें? कैसे वो उस लालच में ना फंसे जहां पर उनके लिए इतना सारा पैसा और काफी शॉर्ट टर्म में इतना पैसा आपके लिए आ रहा है, तो कोई भी यंग ऑफिशियल्स भी अगर होगा तो उसमें फिसलने के चांस उसके हैं, उनकी बातों में आ सकता है। तो क्या उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती है? तो क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? ये हमारे लिए क्या चीजें सामने लाता है कि इतने लॉस तो काफी नहीं है, आपके लोकपाल, आपकी सीवीसी, आपकी आरटीआई उस हद तक इन ग्राउंड इन रियलिटी इफेक्टिव नहीं है। तो क्या रेजोल्यूशन है इसका? क्या हम एथिकल मेजर्स ले सकते हैं जिसके थ्रू हम इस चीजों को रिजॉल्व करें? तो पहली चीज जो आप देख सकते हैं, देयर इज रीइंफोर्समेंट ऑफ वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग इन लवासना एंड ड्यूरिंग इन सर्विस ट्रेनिंग। दैट आप क्या ऐड करोगे एज वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग? दैट यू नीड टू नो कि यू विल गेट ऑफर्स एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ देम, हाउ नॉट टू फॉल इन दैट। जो एक मोरालिटी है उसको सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। जो मॉरल डिके है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और उससे हम कैसे निकलेंगे, सवाल ये है। इस मॉरल डिके और इस दिक्कत से बाहर निकलने का सिंपल तरीका यह है कि जो ऑफिशियल्स जब वो ट्रेन होने जाते हैं तब उनको पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जाए। एक सोल्जर जब सीमा पे लड़ रहा होता है तो उनकी सैलरीज और जो उनको पर्क्स मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं, पर उसके बावजूद वो पूरी ही निष्ठा के साथ उन कामों को करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सभी पब्लिक ऑफिशियल्स आर करप्ट, बट द केसेस आर राइजिंग। द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑब्वियसली मॉरल डिक्लाइन। तो ऐसा क्या है जो आर्म फोर्सेस में कंपैरेटिवली बहुत कम लेवल पे करप्शन देखा जाता है कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? द रियलिटी इज द मॉरल्स, जो हम वैल्यूज इनकलकेट कर सकते हैं ऑफिशियल्स में, वो कम होती। देन अगेन रोल बेस्ड रोल मॉडल्स एंड मेंटरशिप। अब जैसे यंग ऑफिशियल्स थे, जैसे यंग ऑफिशियल अरेस्ट हुए हैं, क्या कोई एक व्यक्ति जो उनका मेंटोर हो, जो इंश्योर करे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग ऑफिशियल्स आर ट्रेन्ड इन अ गुड कैपेसिटी, वो हो सके? क्या हम एक कल्चर ऑफ एथिक्स प्रमोट कर सकते हैं थ्रू इंसेंटिव्स फॉर ऑनेस्ट ऑफिसर्स? अगर एक ऑफिशियल ऑनेस्ट है तो उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक डिसऑनेस्ट है तो उसे आराम से अपनी मन मर्जी की पोस्टिंग मिलती है, जिसके पास पैसा होता है लोग प्रेफर करते हैं, और बहुत सारा काला धन होता है। एक ऑनेस्ट ऑफिशियल्स के बारे में आप देखोगे तो बार बार उन्हें ट्रांसफर ही झेलना पड़ता है। व्हाट कुड बी डन फॉर देम? दे हैव टू बी इंसेंटिवाइज। अगर कोई इंसेंटिव मिलेगा नहीं तो कोई व्यक्ति क्यों ही ऑनेस्ट रहेगा? तो रियलिटी रिमेन्स दैट देयर हैज टू बी अ कल्चर ऑफ एथिक्स दैट हैज टू बी प्रमोटेड टू इंश्योर इंसेंटिव्स फॉर ऑनेस्ट ऑफिसर्स। फाइन, अगले पे आते हैं। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो सकते हैं? परफॉर्मेंस मेट्रिक्स इंक्लूडिंग एथिकल बिहेवियर, internal vigilance and surprise audits, transparent transfers and postings, digital governance। अगर हम ऑडिट करें वीकली, मंथली, बायरली, तो क्या हमें क्लैरिटी नहीं मिल सकती? अगर हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स कुछ लेके आए, फॉर एग्जांपल देता हूं, सीवीसी को हर पब्लिक ऑफिशियल जो हर 6 महीने पे अपने एसेट को डिक्लेयर करेगा कि अचानक से उसमें कोई ऐसी एनहांसमेंट ना हो जाए। कैसे होता है, कोई व्यक्ति रिटायर होते होते कई कोठियों और कई बाहर के इलाकों में इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं, जब उनकी सैलरी से कभी ये हो ही नहीं सकता। एसेट डिक्लेरेशन अगर रेगुलरली होगा तो काफी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा किसी ऑफिशियल के अचानक से एसेट के ग्रोथ को। देन अगेन एआई ड्रिवन स्पेंडिंग अलर्ट फॉलो कह सकते हैं। जैसे यूके में एक स्पॉटलाइट सिस्टम है जहां पर यह देखा जाता है कि अचानक से एक एरिया में स्पेंडिंग किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल की बढ़ गई है जो नॉर्मली पैटर्न में नहीं होता, जिससे वो हाईलाइट करेंगे कि भाई अचानक से कैसे हुआ, ये पैटर्न कैसे चेंज हुआ, यू हैव टू बी आंसरेबल टू दिस, अचानक ये कैसे हो गया। देखो उसमें ही नहीं किसी ने कार खरीद ली तो वो हॉटस्पॉट में आ जाएगा, किसी ने ऑडी खरीद ली 20,000 की तनख्वाह पर, तब वो हॉटस्पॉट बनता है। सो वी कैन फॉलो दीज मॉडल्स। देन देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ लीगल डेटरेंस। कैसे? आपको करप्शन एक्ट को और ज्यादा स्ट्रांगली पुश करना पड़ेगा। कन्विक्टेड यूपीसी ऑफिसर्स को जिंदगी भर के लिए बैन करना पड़ेगा, उनको जेल मिलनी चाहिए। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रिवर्स होना चाहिए। ऑफिसर्स मस्ट एक्सप्लेन कि भाई कैसे आपके पास इतना सारा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट आया। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है उसके ऊपर नहीं, जो वो आरोप साबित करना चाहता है उसके ऊपर। क्या हम ऑफिशियल्स को नहीं कह सकते कि भाई आपके पास इतना पैसा आया कैसे, पहले ये तो दिखाओ, इतनी प्रॉपर्टी आपके रिटायरमेंट के टाइम आपके पास आई कैसे? अगर कोई प्रूफ ही नहीं कर पा रहा, इट मस्ट दैट पर्सन ही और शी मस्ट बी इन्वॉल्वड इन समथिंग फिशी, तो हिज और हर प्रॉपर्टीज कैन बी टेकन अवे। देन देयर इज विसल ब्लोअर एस्केलेशन। डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं यूपीएससी को फॉर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स।
ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट्स है वो कम हो और ज्यादा एक सिस्टमेटिक तरीके से इस पे काम किया जा सके। कुछ कल्चरल एस्पेक्ट इस पे हम काम कर सकते हैं, जैसे जापान का एग्जांपल लें तो जापान में एक फेमस शिनको सेकिनिन मॉडल होता है, जहां पर आपका काम सिर्फ एक चीज को अप्लाई करना नहीं, ड्यूटी के बियॉन्ड जगह रिस्पॉन्सिबल होना है कि भाई कोई स्टेप क्यों लिया गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, क्या इसके आउटकम्स हैं, कैसे इसे रिजॉल्व करना है। इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो जाकर हम उसको अपने सिस्टम में अडेप्ट कर सकते हैं। आफ्टर गोइंग बियॉन्ड दैट वी कैन फॉलो एथिक्स ओथ। अगर हम हर 5 साल पे, जैसे जापानीज मॉडल है, इसकी तरह हम ओथ का रिन्यूअल करें कि आप फिर कसम खाओ, फिर वादा करो कि आप ऐसे किसी भी चीज में संलिप्त नहीं होंगे। क्या हम जो पब्लिक सर्विस के रिकॉर्ड्स हैं हर 10 साल के पब्लिश नहीं कर सकते, ताकि ये देख सकें कि कौन से ऑफिशियल किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर ये सब होगा तो शायद हम इन इश्यूज को सॉल्व कर पाए, इन चीजों से आगे निकल पाए। अभी जो इस केस में जो हमें रियलिटी दिखती है वो यहाँ एक एथिकल फेलियर दिखता है, अब्यूज ऑफ पावर, पर्सनल गेन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इरोजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, ये की चीजें हैं जो निकल के आती हैं इससे। दीज आर द एथिकल फेलियर्स। और इसके लिए हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? अपहोल्ड इंटीग्रिटी, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, प्रायोरिटाइज पब्लिक इंटरेस्ट और रीइंफोर्स एथिकल वैल्यूज। अब सवाल यह कि ये सब होगा कैसे, तो इसके लिए क्या प्रोविजन हम फॉलो कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी बेहतर कैसे होती है गवर्नेंस में? अगर आप ई गवर्नेंस लेके आओ, आरटीआई फाइलिंग करो, आप पब्लिक डिस्क्लोजर करो अपने एसेट्स का, सीवीसी को आपका अपना सिस्टम पता होना चाहिए कि भाई कितने टाइम पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है। हॉटस्पॉट सिस्टम यूके से हम अडेप्ट कर सकते हैं, जापानीज मॉडल हम अडेप्ट कर सकते हैं फॉर एथिकल वैल्यूज। वी कैन प्रायोरिटाइज पब्लिक इंटरेस्ट ओवर सेल्फ इंटरेस्ट। इसके लिए कल्चर, एथिक्स, मेंटरिंग, सपोर्ट, एक सोशल नॉर्म्स वो डेवलप किए जा सकते हैं। और अब सबसे ऊपर आपको इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड करनी पड़ेगी। जो होगा कैसे? बाय हैविंग इंश्योरिटी दैट इफ यू कमिट एनी क्राइम यू विल गो टू जेल। अगर आपके पास ये पावर है कि आप लॉज कर सकते हो, आप जेल से बच सकते हो, उसको डॉज कर सकते हो, तो कोई भी व्यक्ति इसमें फिर अपने आप को समझता है कि मैं इससे बाहर ही हूं। तो रियलिटी यही है कि हमें जरूरत है कि ऐसे किसी भी केस में हम इन सभी स्टेप्स को पूरा करें, तभी जाकर वी कैन काउंटर एनी सच इंसिडेंट और ऐसे यंग ऑफिशियल्स इन चालों में फिरना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।